स्वागत है। आज शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो थोड़ा डरावना है। जरा कल्पना करें कि अभी दिन का समय है और तापमान अचानक से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। 100 डिग्री मतलब पानी उबलने लगे? बिल्कुल, नदियां उबलने लगें और फिर जैसे ही रात हो पारा गिर जाए। हाँ, पारा गिरकर सीधे -100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ऐसे हालात में तो जीवन की कल्पना करना भी बेमानी लगता है। एकदम असंभव है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय यही है। हमारे सामने कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च नोट्स और वैज्ञानिक डायग्राम्स हैं जो पृथ्वी के सुरक्षा कवच यानी हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पर आधारित हैं। बहुत ही शानदार विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन यह जानना है कि हमारे चारों ओर मौजूद ये जो हवा का आवरण है, ये केवल हवा का कोई झोंका नहीं है। सही कहा। बल्कि यह वह बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और इस सुरक्षा कवच के बारे में सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये हवा रुकती कैसे है। हाँ, ये गैसों का कोई बेतरतीब बादल नहीं है जो बस यूं ही तैर रहा है। ये पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण हमारे ग्रह से बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। अच्छा, यानी गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ कर रखता है। बिल्कुल। अगर ग्रेविटी न हो तो ये पूरा आवरण अंतरिक्ष में कहीं छितर कर खो जाएगा और इसी आवरण के कारण एक बहुत ही संतुलित ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी का नतीजा है कि हमारी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। 15 डिग्री? हाँ, ये 15 डिग्री वो जादुई आंकड़ा है जो हमारे महासागरों के पानी को तरल रूप में बनाए रखता है और जीवन को पनपने का मौका देता है। अगर ये ढाल बीच में से हट जाए तो दिन और रात के तापमान में इतना हिंसक बदलाव होगा कि पृथ्वी महज एक बंजर चट्टान बनकर रह जाएगी। जैसे कि हमारी चर्चा की शुरुआत में बात हुई। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ अदृश्य गैसें एक पूरे ग्रह के थर्मोस्टेट को कंट्रोल कर रही हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो डेटा है उसमें इन गैसों की संरचना बड़ी दिलचस्प दी गई है। मतलब अगर हम इस पूरे वायुमंडल को एक 100 कमरों वाली एक इमारत मान लें। 100 कमरों की इमारत, अच्छा उदाहरण। हाँ, तो 78 कमरों पर तो सिर्फ नाइट्रोजन का कब्जा है। यानी 77.09% हिस्सा सिर्फ नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन बहुत जरूरी भी है। ये जीवन के लिए एक बुनियादी पोषक तत्व है। साथ ही ये एक बहुत ही शांत और स्थिर गैस है। शांत गैस से आपका क्या मतलब है? जरा सोचिए, अगर हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती तो आग लगने का डर रहता। बिल्कुल, हर छोटी सी चिंगारी एक भयंकर आग में बदल जाती। नाइट्रोजन उस संतुलन को बनाए रखती है, वो आग को बेकाबू होने से रोकती है। ये तो बहुत तार्किक बात है। तो अब उसी 100 कमरों वाली इमारत के 21 कमरों में चलते हैं जहां ऑक्सीजन मौजूद है। हाँ, इसका सटीक आंकड़ा 20.95% है। इसके बिना तो सांस लेने की सोच भी नहीं सकते। सही बात है, प्राणवायु है ये। और नोट्स बताते हैं कि ये सीधे तौर पर पौधों के प्रकाश संश्लेषण का या कह लें फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है। इसके बाद एक कमरे से भी कम जगह बचती है, उसमें आर्गॉन गैस है 0.93% और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे अहम भूमिका निभाती है तापमान में। लेकिन इसका आंकड़ा सुनकर मैं हैरान थी। ये केवल 0.03% है। हाँ, रुको, सिर्फ 0.03%? ये तो कुछ भी नहीं है। देखने में ऐसा ही लगता है। इतनी कम मात्रा पूरे ग्रह का जलवायु कैसे बदल सकती है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने में बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन इसका प्रभाव इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कैसे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी बहुत बड़ी डिश में एक चुटकी बेहद तीखी मिर्च डाल दी हो। ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल की सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये चुटकी भर गैस ऊष्मा को रोकती है। बिल्कुल। इसका काम है पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को बीच में ही सोख लेना। अगर ये इतनी सी गैस अपना काम करना बंद कर दे तो वो 15 डिग्री सेल्सियस वाला आरामदायक तापमान खत्म हो जाएगा और पृथ्वी जम जाएगी। हाँ, पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी। मतलब ये छोटी सी मात्रा ही सारा बड़ा खेल कर रही है। बिल्कुल।
अब जब हम समझ चुके हैं कि ये आवरण किन चीजों से बना है, तो क्यों ना पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर एक यात्रा पर चला जाए। ये एक अच्छा विचार है। हमारे स्रोतों में वायुमंडल को अलग अलग परतों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बांटा गया है। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत सतह से करते हैं। पहली मंजिल। हाँ, पहली मंजिल, सबसे निचली परत जिसे शोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ये जमीन से लेकर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है डेटा में। ध्रुवों पर यानी पोल्स पर इसकी ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा पर? हाँ, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर तक जाती है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। वो क्या? भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हवा गर्म होकर फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। गर्म हवा हल्की होती है। बिल्कुल। साथ ही पृथ्वी के घूमने की वजह से भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो हवा को भूमध्य रेखा के पास अब बाहर की तरफ धकेलता है। समझ गए। और इसी परत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे वायुमंडल का 80% द्रव्यमान, या कह लें उसका पूरा भार, इसी हिस्से में है। हाँ, इसी एक हिस्से में मौजूद है। ग्रेविटी ने ज्यादातर हवा को यहीं खींच के रखा है। और शायद इसीलिए इसे पृथ्वी का वेदर इंजन भी कहा जाता है। सही नाम है। हाँ। जो भी मौसम देखते हैं, चाहे वो काले घने बादल हों, बारिश हो, आंधी तूफान हो, या सर्दियों का वो घना कोहरा, वो सब यही होता है। हाँ, वो सब इसी 18 किलोमीटर की सीमा के भीतर घटित होता है। लेकिन इस वेदर इंजन की एक बहुत ही खास विशेषता भी है, जिसका डेटा यहाँ दिया गया है। लैप्स रेट की बात कर रहे हैं। हाँ, इसे सामान्य ताप पतन दर या लैप्स रेट कहते हैं। बिल्कुल। शोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान में गिरावट आती है। अगर हम सटीक आंकड़ों की बात करें तो हर 165 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। अच्छा। या इसे किलोमीटर में समझें तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसीलिए जब हम गर्मियों में मैदानी इलाकों की चिलचिलाती धूप से बचकर शिमला या मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो ठंड लगने लगती है। हाँ, अचानक स्वेटर निकालने पड़ जाते हैं, क्योंकि हम इसी क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। सतह के पास की हवा सीधे पृथ्वी से गर्मी लेती है, और जैसे जैसे हम उस हीटर से दूर होते जाते हैं, ठंडक बढ़ती जाती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये हीटर वाला। तो ये तो हो गई मौसम और तूफानों की बात, जहाँ सारी उथल पुथल मची है। लेकिन जब हम किसी कमर्शियल फ्लाइट में बैठते हैं तो टेक ऑफ के कुछ देर बाद पायलट अक्सर सीट बेल्ट का साइन बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि वो मौसम शांत हो जाता है। बिल्कुल। और खिड़की के बाहर सब शांत नीला आसमान दिखाई देता है। वो शांति कहाँ से आती है? वो दूसरी परत है। हाँ, ये हमें ले जाती है हमारी अगली परत की तरफ, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये 18 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। ये परत बादलों और मौसम संबंधी किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह आजाद है। इसीलिए कमर्शियल जेट विमानों के लिए ये सबसे आदर्श जगह है। हाँ, उन्हें यहाँ तूफानों का सामना नहीं करना पड़ता है और ईंधन की भी बचत होती है। लेकिन समताप मंडल की एक और खूबी है जो सबसे हैरान करने वाली है। वो तापमान वाली बात। हाँ, अभी हमने बात की थी कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरता है शोभ मंडल में। लेकिन इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है। हाँ, और स्रोतों में इसका कारण बहुत ही स्पष्ट लिखा है। ऐसा ओजोन परत के कारण होता है। बिल्कुल सही। समताप मंडल के भीतर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की एक बहुत ही सघन परत मौजूद है। ओजोन यानी O3। हाँ, डेटा के अनुसार 22 किलोमीटर पर यह परत सबसे घनी होती है। और इसका काम है सूर्य से आने वाली 93 से 99% हानिकारक पैरामैंगनीक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेना। यहाँ जो केमिस्ट्री काम कर रही है वो बड़ी दिलचस्प है। कैसे? जब ये हानिकारक पैरामैंगनीक किरणें ओजोन से टकराती हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अच्छा, ओजोन गैस इन किरणों को अवशोषित करके टूटती और जुड़ती है, और इस पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। तो वो गर्मी इस परत को गर्म कर देती है। बिल्कुल, यही वो गर्मी है जिसकी वजह से समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने के बजाय बढ़ने लगता है। यह ओजोन परत सचमुच हमारे ग्रह की एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम कर रही है। प्राकृतिक सनस्क्रीन, ये बहुत ही शानदार उपमा है ना? हाँ। अब इस शांत और सुरक्षित जगह से और ऊपर चलते हैं, तीसरी मंजिल की ओर।
मध्यमंडल। हाँ, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर की ओर। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जब हम रात के समय आसमान में टूटता हुआ तारा देखते हैं और आंखें बंद करके कोई मन्नत मांगते हैं, जो कि असल में तारा नहीं होता। बिल्कुल, असल में वो कोई तारा नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड से आने वाले उल्कापिंड होते हैं, जो इस परत में प्रवेश करते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। बिल्कुल, ये उल्कापिंड अंतरिक्ष के वैक्यूम से लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। बाप रे। लेकिन जैसे ही वे इस मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं, उन्हें पहली बार हवा के मजबूत कणों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन पैदा होता होगा। हाँ, इस भयानक घर्षण की वजह से वे जल उठते हैं। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास है। क्या? उल्कापिंडों को जला देने वाली ये परत दरअसल वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यही तो मुझे सबसे अजीब लगा नोट्स में। जो परत पत्थरों को जला दे, वो सबसे ठंडी कैसे हो सकती है? नोट्स में लिखा है कि यहाँ के ऊपरी हिस्से तक पहुँचते पहुँचते तापमान -85 डिग्री सेल्सियस से लेके -100 डिग्री तक गिर जाता है। इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। अच्छा। समताप मंडल में तापमान इसलिए बढ़ा था क्योंकि वहां ओजोन थी, जो सूर्य की गर्मी सोख रही थी। हाँ, प्राकृतिक सनस्क्रीन। बिल्कुल, लेकिन इस मध्यमंडल में ऐसा कोई हीटर नहीं है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि गर्मी को रोक पाना असंभव हो जाता है। इसलिए तापमान तेजी से नीचे गिरता है। हाँ, -100 डिग्री। ये तो हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। लेकिन रुकिए, यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। चौथी मंजिल। हाँ, हमारी अगली मंजिल है तापमंडल और आयन मंडल, यानी थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर से शुरू होकर 400 से 700 किलोमीटर तक जाती है और यहाँ का डेटा देखकर कोई भी चौंक जाएगा। बिल्कुल। अभी हम -100 डिग्री की बात कर रहे थे और इस परत में तापमान अचानक से बढ़कर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 2000 डिग्री। हाँ, और मजे की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भी इसी मंडल में परिक्रमा करता है। तो क्या वहां बैठे अंतरिक्ष यात्री 2000 डिग्री की गर्मी में झुलसते नहीं है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है। कैसा नियम? तापमान और गर्मी। यानी हीट में फर्क होता है? दोनों एक नहीं है। नहीं, तापमान इस बात का माप है कि कोई कण कितनी तेजी से गति कर रहा है। तापमंडल में सूर्य की तेज किरणों के कारण हवा के कण बहुत तेजी से भागते हैं। तो उनका तापमान 2000 डिग्री होता है? हाँ, लेकिन यहाँ हवा इतनी ज्यादा विरल है, इतनी पतली है कि इन कणों के बीच मीलों का फासला होता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे ओवन में हाथ डालना। ओवन? हाँ, ओवन के अंदर की हवा बहुत गर्म होती है, लेकिन जब तक आप ओवन की किसी धातु की सतह को नहीं छूते, आपका हाथ नहीं जलता। ओह, समझी। यहाँ गर्मी ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त कण ही मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब थर्मोमीटर तो 2000 डिग्री दिखाएगा, लेकिन आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी तापमंडल के भीतर आयन मंडल नाम का एक बहुत ही जादुई क्षेत्र है। इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। इस आयन मंडल को कई उप परतों में बांटा गया है। हाँ, D, E, F1 और F2 परतें आकर उन्हें चार्ज कर देती हैं, जिससे वे आयन बन जाते हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे संचार तंत्र को मिलता है। वो कैसे? जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, तो वे अनंत अंतरिक्ष में खोने के बजाय इन आयन युक्त परतों से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। मतलब ये परतें अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण या शीशे की तरह काम कर रही हैं। एकदम सही। जो रेडियो सिग्नल्स को वापस हमारे पास बाउंस कर देती हैं। सही कहा। हमारे जहाजों का नेविगेशन, लंबी दूरी का रेडियो संचार और कई सैन्य संचार प्रणालियां इसी आयन मंडल पर निर्भर हैं। अगर ये परत ना हो तो सिग्नल्स को बाउंस करने के लिए हमें अंतरिक्ष में हजारों अतिरिक्त सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। ये जानकर सच में बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे आधुनिक संचार की नींव इतनी ऊंचाई पर मौजूद है। बिल्कुल। अब हम अपनी यात्रा के सबसे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 5वीं मंजिल, बहिर्मंडल। हाँ, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। 700 किलोमीटर से शुरू होकर ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली है। जो भी कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम GPS या मौसम की निगरानी के लिए भेजते हैं, वो यही होते हैं। हाँ, उनमें से कई इसी परत में स्थापित किए जाते हैं।
बहिर्मंडल की कोई बहुत स्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये परत धीरे धीरे अंतरिक्ष के अनंत शून्य में जाकर घुल मिल जाती है। इस ऊंचाई पर गैसों का घनत्व इतना कम होता है कि आपको हवा जैसी किसी चीज का एहसास ही नहीं होगा। तो यहाँ कौन सी गैसें होती हैं? यह मुख्य रूप से ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल। और इस परत के पार बस गहरा और अनंत अंतरिक्ष है। तो सतह से लेकर अंतरिक्ष तक की ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा ये साबित करती है कि वायुमंडल हमारे लिए कितना कुछ करता है। बहुत कुछ करता है। ये पृथ्वी पर पानी के चक्र को चलाता है, जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। बिल्कुल। जुग भी है। अगर हम पूरी तस्वीर को व्यापक नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा हमारी उसी प्राकृतिक सनस्क्रीन को है, ओजोन परत को। हाँ, इंसानी गतिविधियों और औद्योगिक विकास के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जैसे रसायन बड़ी मात्रा में छोड़े गए, जो पुराने फ्रिज और AC में इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल। ये रसायन इतने हल्के और स्थिर होते हैं कि ये उड़ते हुए सीधे समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं, जहां ओजोन है। हाँ, और वहां जाकर ये ओजोन के अणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस समस्या को ओजोन क्षरण कहते हैं। नोट्स में इसे मापने के एक पैमाने का जिक्र है, डॉप्सन यूनिट। हाँ, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंबल की मोटाई नापना। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर डॉप्सन यूनिट कम हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा सुरक्षा कवच, हमारा वो कंबल पतला हो रहा है और उसमें छेद हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये परत पतली होती है तो इसका हम पर यानी सतह पर रहने वाले जीवों पर क्या सीधा असर पड़ेगा? इसका असर बेहद खतरनाक और व्यापक है। अगर पैराबैंगनी किरणें बिना छने सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो इंसानों में मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। मोतियाबिंद? हाँ, जो अंधेपन का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा त्वचा कैंसर के मामलों में तेजी से इजाफा होता है। ये तो बहुत ही डरावना है। और बात सिर्फ इंसानों की सेहत तक नहीं रोकती, ये किरणें पौधों के DNA को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब खेती पर असर पड़ेगा? भारी असर पड़ेगा। फसलों की पैदावार में भारी कमी आ सकती है, यानी पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला ही खतरे में पड़ सकती है। ये वाकई में एक बहुत गंभीर चेतावनी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा को समेटते हुए हम उस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इन सारे स्रोतों का मुख्य संदेश है कि वायुमंडल कोई आजाद या यूं ही मौजूद हवा का झोंका नहीं है, यह पृथ्वी का प्राण है। एकदम सही। इसके बिना हमारी यह नीली और खूबसूरत पृथ्वी महज एक वीरान और मृत चट्टान होगी, जहां दिन आग उगलेंगे और रातें सब कुछ जमा देंगी। बिल्कुल। और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और ओजोन परत को बचाना महज कुछ पेड़ लगाने या पर्यावरण को बचाने की कोई आदर्शवादी मुहिम नहीं है। तो क्या है? ये वास्तव में हमारे अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक बुनियादी लड़ाई है। जब हम वायुमंडल को सुरक्षित करते हैं तो हम खुद को सुरक्षित करते हैं। हाँ। स्रोतों में एक पंक्ति बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है, हमारी पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी। बहुत ही गहरी बात है। इस सुरक्षा कवच को बनाए रखना वाकई हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर इन नोट्स में नहीं है। अच्छा? हाँ, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से जन्म लेता है। बताइए। जरा सोचिए, अगर हवा और गैसों का ये 10,000 किलोमीटर का आवरण हमारी पृथ्वी को एक बेजान चट्टान से एक जीवंत ग्रह में बदल सकता है, तो क्या भविष्य में इंसान अपनी बढ़ती तकनीक की मदद से मंगल जैसे किसी वीरान ग्रह पर कृत्रिम रूप से बिल्कुल ऐसा ही वायुमंडल तैयार कर पाएगा?